वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं बहुत ही शानदार जीएनएम सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो नंबर 32। माय डियर, यह चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आखिरी वीडियो है थ्योरी में। इसके बाद जो है हम लोग डिफरेंस अंतर स्पष्ट वाला प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और जब भी आपका जीएनएम सेकेंड ईयर का सिलेबस समाप्त होगा, चारों सब्जेक्ट का एक साथ मैं समाप्त करूँगा। उससे पहले जो जो कुछ हमें लगेगा महत्वपूर्ण प्रश्न चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, उसको कर लेंगे। चारों सब्जेक्ट एक साथ समाप्त करेंगे और चारों सब्जेक्ट का जो है एक साथ जो है आपको एक एक करके जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका एक मैं क्वेश्चन सीट आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा और उसी को तैयारी कर लेना है एग्जाम के लिए। आपका जय जय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपके यहाँ पे है, देख लीजिए। कहता है आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में बताएं। माय डियर, आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में बताना है। डिस्क्राइब आंगनवाड़ी सेंटर या AWC। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 32 नंबर का वीडियो है, जीएनएम सेकेंड ईयर। आप लोग देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में बताना है AWC आंगनवाड़ी सेंटर, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आंगनवाड़ी सेंटर आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में कहता है। आंगनवाड़ी ICDSC योजना के तहत की जाने वाली सेवाओं का वितरण केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे कहता है आंगनवाड़ी जो केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र जो है आपका, यह ICDS योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वितरण केंद्र है, ठीक है। वितरण केंद्र है, यहाँ पे सेवाओं का वितरण किया जाता है। यह ICDS योजना के तहत जो है स्थापित है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी कच्ची बस्तियों में 1000 की जनसंख्या पर, ठीक है, व जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। माय डियर, ये जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र होता है, वहाँ पे 1000 के जनसंख्या पे होता है। लेकिन अगर कोई जनजाति इलाका है, ट्राइबल क्षेत्र है या फिर पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे 700 के जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। समझ गए? आगे चलिए। आंगनवाड़ी स्थानीय समुदाय में से चयनित एक महिला द्वारा संचालित किया जाता है। इस महिला को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहा जाता है। अब ये आंगनवाड़ी केंद्र जो है चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो यहाँ पे एक महिला को चयन किया जाता है जो उसी गांव, उसी समुदाय से, उसी मोहल्ला के होती है, ठीक है। इस महिला को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है ना, हेल्थ आंगनवाड़ी वर्कर कहते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता के लिए सहायिका होती है। अब आप लोग देखते होइएगा कि आंगनवाड़ी जो है वर्कर होती है, उसके सहायता करने के लिए एक सहायिका होती है, ठीक है, एक सहायिका होती है, जिसका चयन भी स्थानीय जनसंख्या में से ही किया जाता है। मतलब जिसका चयन भी उसी के स्थानीय जनसंख्या में से किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो ये तो बेसिक डिटेल समझ गए कि कौन होता है, कौन चलाता है आंगनवाड़ी को, कितने जनसंख्या पे होता है, ठीक है ना। अब हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के निम्नलिखित कार्यों को देखते हैं कि एक है आंगनवाड़ी वर्कर का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को, आयु के बच्चों को वृद्धि पर निगरानी रखना। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो ये आंगनवाड़ी होता है, ये आंगनवाड़ी केंद्र पर 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को जो है आपको सुविधा प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए ना। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के जो आयु है, उसको, बच्चों को वृद्धि पर निगरानी रखना भी कार्यकर्ता का काम है। लाभार्थी को पूरक पोषण आहार देना, समझ गए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना लाभार्थी को एक कार्यकर्ता का ही जिम्मेदारी है। गर्भवती महिला को स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा देना, गर्भवती महिला को स्वास्थ्य का, पोषण शिक्षा देना भी इसका काम है। टीकाकरण व स्वास्थ्य जाँच में ANM की सहायता करना। नर्स का ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ये भी काम है कि वह जितने भी टीकाकरण चलते हैं, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच में ANM की सहायता करे। माता और बालकों की स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा हेतु गृह भेंट करना है। आंगनवाड़ी वर्कर का ये भी काम है कि वह बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के और पोषण शिक्षा के लिए होम विजिट भी करे। तो ये जो है आपके कुछ काम है जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आप लोग इसको अच्छे से, अगर 5 नंबर में पूछेगा एग्जाम में कि आंगनवाड़ी केंद्र
के बारे में बताए तो आप लोग लिख दीजिएगा बिना किसी झिझक के, ठीक है। तो चलिए, नीचे इसका इंग्लिश दे दिया गया है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश टोटल कंप्लीट दे दिया है। तो जो लोग भी डियर है अपना इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो अपना इंग्लिश में लिखिएगा, समझ गए। आगे चलिए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी के बारे में बताएं। माय डियर, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति क्या है, समझाइए। तो चाइल्ड लेबर पॉलिसी के बारे में चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी आपके सामने में है। कहता है बाल श्रम को हतोत्साहित करने के लिए, मतलब बाल श्रम को घटाने के लिए भारत सरकार ने बाल श्रम सुरक्षा तथा नियमन अधिनियम, ठीक है ना, अधिनियम 1986 चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट पास किया, ठीक है। अब होता यह है कि बाल श्रम को रोकने के लिए भारत सरकार ने बाल श्रम सुरक्षा, मतलब बाल के श्रम से सुरक्षा हो, मतलब लेबर न करने दिया जाए, उससे उसको सुरक्षित किया जाए, और इसको लिए जो है रेगुलेशन एक्ट जो है लाया गया, समझ गए, जिसको 1986 में पास किया गया, समझ गए। तो बाल श्रम को घटाने के लिए, बाल श्रम को रोकने के लिए भारत सरकार ने बाल श्रम सुरक्षा तथा नियमन अधिनियम एक्ट 1986 को पास किया। इसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार है। इसमें कुछ प्रावधान है, चूँकि यह एक नियम है तो इसमें कुछ बातें जरूर होगा। तो कौन कौन सी बातें इसमें रखा गया है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। अब इस कानून के तहत ये होता है कि 14 वर्ष या इससे कम जो बच्चा है उसको जो है बच्चा माना जाता है, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति है उसको बच्चा माना गया है इस पॉलिसी, इस कानून के तहत, ठीक है। इस अधिनियम के तीन के भाग अ एवं ब में उल्लेखित व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बालकों से काम करवाने पर उसके नियोजक, मतलब एम्प्लॉयर को कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष की सज़ा, अथवा यहाँ पे देख लीजिए 10,000 से जो है आपका 20,000 रुपये जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है। इस कानून अधिनियम के जो सेक्शन 3 है उसके भाग अ और ब, मतलब ए और बी, अ और ब में यह जो है डिस्क्राइब किया गया है कि कुछ व्यवसाय है, कुछ प्रक्रियाओं है, उसमें अलग अगर कोई बालक से काम करवाता है कोई नियोजक, मतलब एम्प्लॉयर, तो उसको कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष की सज़ा, अथवा 10,000 से 20,000 रुपये जुर्माना, या दोनों का प्रावधान किया गया है। तो अगर कोई 14 वर्ष से कम बच्चे को अगर किसी फैक्ट्री में या कहीं पे कोई काम करवाता है बाल श्रम, तो उस करवाने वाले को 3 से लेकर 1 साल तक की सज़ा, या फिर 10 से 20,000 का जुर्माना, या दोनों हो सकता है, समझ गए। तो ये समझ लीजिए, ये हो गया। आगे है, कहता है सेक्शन 3 के ही भाग अ और ब में उल्लेखित व प्रतिबंधित व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में बच्चे को नियोजन हेतु कुछ प्रावधान किए गए। अब देखिए, सेक्शन 3 के खंड 3 के भाग जो अ और ब है उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसको बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है बच्चे को काम करना 14 वर्ष से कम उम्र के, ठीक है। और लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे आपके व्यवसाय हैं जहाँ पे बच्चों को नियोजन हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे व्यवसाय है जिसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वहाँ पे बच्चे को रखा जा सकता है, ठीक है, मतलब 14 वर्ष के उम्र को रखा जा सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी स्थापना में निर्देशित कार्य घंटों से अधिक कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं है। कहता है किसी भी बच्चे को किसी भी स्थापना में, ठीक है, निर्देशित कार्य घंटों से अधिक कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं, मतलब जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में काम करेगा, इससे कोई ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेगा, ओके। कहता है प्रत्येक दिन के लिए कार्य अवधि इस प्रकार निश्चित किया जाए कि आराम के 1 घंटे अंतराल के पश्चात कार्य अवधि 3 घंटे से अधिक न हो। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कार्य को जो निश्चित किया गया है वह जो है बच्चे के हिसाब से किया गया है। अगर वह 1 घंटे आराम करे तो उसके बाद 3 घंटे ही काम करे, उससे ज़्यादा काम न करे, इस प्रकार से जो है अवधि को निश्चित किया गया है। कार्य अवधि इस प्रकार के हो कि आराम के अंतराल सब सेक्शन 2 के अंतर्गत
मिलाकर 6 घंटे से अधिक न हो, जिसे कार्य की बारी हेतु इंतजार करने का समय भी जो है शामिल है। इसमें ये यही सिखाया गया है कि इस प्रकार अवधि हो कि आराम का अंतराल मिलाकर 6 घंटे से अधिक न हो, मतलब आराम भी करे और साथ में जो काम हो वह भी जो है 6 घंटे से अधिक ना हो। इसमें आराम को भी इंक्लूड किया गया है और काम का समय का भी इंक्लूड किया गया है, यानी टोटल मिला के 6 घंटे से ज़्यादा जो है वह बच्चा जो 14 वर्ष से कम उम्र का यहाँ पे ना हो। ठीक है, इस सेक्शन में शामिल किया गया है। चौथा पॉइंट है, कहता है कोई भी बच्चा जिसने 12 वर्ष पूर्ण किए हो तथा किसी भी किशोर को वृक्षारोपण में कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं है। कहता है कोई बच्चा जिसने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं तथा किसी भी किशोर को वृक्षारोपण कार्य करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं है। ठीक है, कोई भी बच्चा 12 वर्ष का अपना कंप्लीट किया है, उससे जो है वृक्षारोपण कार्य की आवश्यकता या अनुमति नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। जब तक कि उसे सेक्शन 27 के अंतर्गत स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र या टोकन न दिया गया हो, मतलब अनुमति कब नहीं है वृक्षारोपण करने का या आवश्यकता नहीं है, जब तक उसे सेक्शन 27 के अंतर्गत स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र या टोकन न दिया गया हो तब तक वह काम नहीं करेगा वृक्षारोपण का। ठीक है, वह रोजगारदाता की अभिरक्षा या बच्चे या किशोर के पास कार्य करते वक्त होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, ये आपका प्रमाण पत्र, यह रोजगारदाता मतलब जो रोजगार दिया है, समझ गए, इसके अभिरक्षा के लिए या बच्चे या किशोर के पास कार्य करते वक्त होना चाहिए ये सारे चीज़। ठीक है, ये प्रमाण पत्र, नहीं तो कोई पकड़ लेगा, उसको अंदर जाना पड़ेगा। पाँचवा पॉइंट है माय डियर, किसी भी बच्चे को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्य करने की आवश्यकता का अनुमति नहीं है। अब मान लीजिए थोड़ा मोड़ा अगर बच्चा कहीं पे काम कर भी रहा है तो उससे जो है 7 बजे शाम से लेकर सुबह 8 बजे के बीच कोई काम करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसे में काम करवाता है तो सीधा चला जाएगा अंदर। तो ये बातें समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए बाल श्रम की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की क्या हानियाँ हैं? तो रोजगारदाता द्वारा शोषण, इसका हानि ये है कि जो रोजगारदाता है इसके द्वारा शोषण किया जाता है, गलत संगत हो जाता है बच्चा का, भिक्षावृत्त समूह, मतलब भिक्षा जो देखते होइएगा, अरे दे दे बाबा 2 रुपये दे दे, 4 रुपये दे दे, नहीं, बच्चा सब देखिएगा छोटे छोटे बच्चा सब भिक्षा मांगता है, काम करना चाहिए तो वो जो है भिक्षा मांगता है 2-2 10-10 रुपया। ठीक है, उसके बाद है यौन शाला छोड़ना, मतलब स्कूल का छोड़ना, यौन शोषण की संभावना। ठीक है ना, यौन शोषण का वह जो है संभावना बन सकता है, बाल अपराध में आ सकता है। तो इसका बाल श्रम जो नीतियां हैं, इसका कुछ बाल श्रम की हानि है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब बाल को श्रम कराने से, काम कराने से उसका कुछ हानियां हैं। हानियां में यही होता है कि जो काम करवाता है, रोजगार जो दिया है उसके द्वारा शोषण किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाएगा, पैसा कम देगा। ठीक है ना, पहला हानि ये है। दूसरा यह है कि बच्चा गलत संगति कर लेगा, अगर शुरू से ही कमाने लगेगा तो गलत संगत में पड़ जाएगा। समझ गए, कमाने के तरीका में वह भिक्षावृत्ति का जो है समूह बना सकता है, स्कूल तो छोड़ ही देगा। ठीक है, यौन शोषण का संभावना बन जाएगा, बाल अपराध आ जाएगा। तो ये सब जो है आपके बाल श्रम की हानियाँ हैं। ठीक है, बाल श्रम में स्वास्थ्य जोखिम, हेल्थ हेजार्ड इन चाइल्ड लेबर। अब बाल श्रम में स्वास्थ्य का भी कुछ जोखिम होता है। क्या क्या जोखिम होता है तो आपके सामने में है, देख लीजिए। अपघातों से क्षति, ताप जनित समस्या, त्वचा शोथ, सांप कटना। अब काम करने से इन सब चीज़ों का खतरा बना रहता है। ठीक है, अब किस जगह पर कैसा काम कर रहा है, चाइल्ड लेबर से ये सब जो है आपके क्या होता है, स्वास्थ्य का हानि होता है। तो बाल श्रम से स्वास्थ्य के हानि में अपघातों से क्षति, तापजनित क्षति, त्वचा शोथ, सांप कटना। ओके, आगे है औषधि दुरुपयोग, धूम्रपान। स्वास्थ्य पर यह भी प्रभाव पड़ता है चाइल्ड लेबर से कि औषधि का दुरुपयोग करना, धूम्रपान करना जो स्वास्थ्य पर हानिकारक करता है। बाल शोषण तथा वेश्यावृत्ति से यौन रोग होना, यह भी एक कारण बनता है। ठीक है, फेफड़ों की समस्या, विषाक्तता, ये भी स्वास्थ्य पर समस्या है।
आँखों की समस्या, दाह, मेरुदंड की समस्या, विकृतियाँ, एड्स, हेपेटाइटिस, जीवन अवधि में कमी, ये सब जो है आपके बाल श्रम के बाद स्वास्थ्य पर होने वाली जोखिम है जिसको आपको ध्यान में देना है। अपघातों से क्षति, ताप जनित समस्या, त्वचा शोथ, सांप काटना, ठीक है, औषधि का दुरुपयोग, धूम्रपान, बाल शोषण तथा वेश्यावृत्ति से यौन रोग, फेफड़ों की समस्या, विषाक्तता, आँखों की समस्या, मतलब जो बाल श्रम से अनेकों डिजीज हो सकता है, उस सब को आप लिख दीजिएगा, वही जोखिम हो जाएगा, ठीक है। छठा है उच्च रुग्णता दर, मतलब कुछ कारखानों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बच्चों के कल्याण हेतु बाल श्रम पुनर्वास निधि विकसित की गई है, ठीक है। कुछ ऐसे कारखाना है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि बच्चों के लिए कल्याण के लिए उसे बाल श्रम पुनर्वास निधि विकसित किया जाए, और किया गया है, ठीक है। तो ये रुग्णता दर है, समझ गए, ये आपका रुग्णता दर बढ़ता है वहाँ पे, समझ गए। अब बाकी ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया जिसके तहत जो है आपको बाल श्रम पुनर्वास निधि विकसित की गई है, ठीक है। तो यही चाइल्ड लेबर 1986 एक्ट है, इसको अच्छे से आपको लिख देना है 5 नंबर में अगर एग्जाम में पूछेगा तो। ओके, चलिए, यहाँ टोटल का आपका इंग्लिश दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग एक अलग प्रश्न में आए हैं। देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम में हो सकता है कि कुछ वर्ड दे दे, कहेगा कि उसका उपयोग बताइए। तो चलिए आज हम भी लोग कुछ चीज़ें देखेंगे और उसका उपयोग देखेंगे। ओके, मम्मी रिस्ट्रेंट, मम्मी रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? मम्मी रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मम्मी रेस्टोरेंट का देख लीजिए, मम्मी रेस्टोरेंट, मम्मी रेस्टोरेंट का उपयोग, इसका उपयोग शिशु को स्थिर यानी इमोबिलाइज करने के लिए जो है किया जाता है ताकि उसे नर्सिंग केयर प्रदान किया जा सके। मतलब मम्मी रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि शिशु को स्टेबल स्थिर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि नर्सिंग देखभाल प्रदान किया जाए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बच्चा इधर से उधर काफ़ी उछल कूद करने लगता है, समझ गए ना, तो मम्मी स्ट्रेन उसको जो है स्थिर करता है। दूसरा है इनक्यूबेटर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इनक्यूबेटर होता है, इसमें नवजात को स्थिर, गर्म, आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाता है। मतलब इनक्यूबेटर होता है, यह एक पात्र होता है, इसमें बच्चे को जैसा भी चाहिए वातावरण, चाहे वह स्थिर वातावरण चाहिए, गर्म वातावरण, आर्द्र वातावरण, सुरक्षित वातावरण, सभी वातावरण जो है बच्चे को इसमें प्रदान किया जाता है इस इक्विपमेंट में, ठीक है। तो यह इनक्यूबेटर होता है, समझ गए। तीसरा है फोटोथेरेपी मशीन। आपको पता है कि जब शिशु के सीरम बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाता है तो उसके बॉडी पीलापन होने लगते हैं, उससे जॉन्डिस के लक्षण हो जाते हैं, जॉन्डिस हो जाते हैं। तो उसमें जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसे भंगुर करने के लिए फोटोथेरेपी में जो है प्रकाश के द्वारा, नीले प्रकाश के द्वारा इस्तेमाल करके इस बिलिरुबिन को जो है तोड़ा जाता है, और यही फोटोथेरेपी मशीन होता है, ठीक है। चौथा है रोड टू हेल्थ कार्ड। रोड टू हेल्थ कार्ड का क्या मतलब है? तो बालक के वृद्धि एवं विकास का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोड टू हेल्थ कार्ड का मतलब है कि बालक में कितना वृद्धि और विकास हुआ है, इसका पता लगाने के लिए रोड टू हेल्थ कार्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कहता है MUSC टेप। MUSC टेप क्या होता है? तो माय डियर, यह एक प्रकार का फीता होता है जो बालक के हाथ के ऊपरी जो भुजा होता है ना, ऊपरी भुजा की परिधि मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यह पता करता है कि बालक के समय के साथ, एज के साथ जो है उसका हाथ का परिधि मोटाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसी टेप से नापा जाता है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर समझते हैं कि बालक जो है कुपोषण का शिकार है, ठीक है ना। क्योंकि बढ़ना चाहिए समय के साथ, हाथ का मोटाई परिधि बढ़ना चाहिए, समझ गए ना, बिल्कुल नहीं। तो यही होता है MUSC टेप का, ठीक है। ये हो गया। छठा है, कहता है इन सर्किलिंग मेजरिंग टेप। यहाँ पे देख लीजिए, इन सर्किलिंग मेजरिंग टेप। इन सर्किलिंग मेजरिंग टेप का मतलब होता है कि शिशु के सिर की परिधि मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, MAUC टेप हम लोग देखे हैं कि बाँ हाथों के ऊपरी भुजा को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, MAUC टेप का। लेकिन इन सर्किलिंग मेजरिंग टेप का, इन सर्किलिंग, देखिए इन सर्किलिंग का मतलब क्या है कि हमारा हेड सर्किल में रहता है,
और इसी इन सर्कलिंग के द्वारा जो है मेजरिंग टेप के द्वारा हम शिशु के सिर की परिधि को मापते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि परिधि एक सही है कि नहीं है, या बड़ा है या छोटा है, इसे पता चलता है। तो ये सारा चीज़ें मैंने आपको, ये पांचों का आपको मैंने यहाँ पे उपयोग बता दिया कि क्या क्या उपयोग है, ठीक है। आप लोग इसको जो है अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे सबका इंग्लिश दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, ताकि आप लोग को आगे भविष्य उज्ज्वल अच्छा हो। मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न आज करा दिया। बाकी अगले वीडियो जब चाइल्ड हेल्थ का आएगा, वहाँ पे डिफरेंस विटामिन जो होता है, विभिन्न के बीच में अंतर बताए, वो चीज़ करेंगे और फिर आगे बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।